हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं और आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एएस है। थोड़ा सा लेंदी है, समय लेगा, पर इंटरेस्टिंग है। तो हम एएस को जो पढ़ेंगे ये हमारा कुछ हमने आप लोगों को नोट्स बना करके दे दिए हैं। ये हम अपनी वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कभी हम अपने नोट्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे और कभी हम आपको साथ ही साथ ये सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल दिखाएंगे। मुझे तो सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल सभी बुक से अच्छा लगता है, पर कुछ स्टूडेंट्स को क्योंकि हैबिट नहीं है पढ़ने की या उन्हें बुक्स के हैबिट पड़ चुकी है तो उन्हें थोड़ा सा अडाप्ट करने में समय लग जाता है। तो इसीलिए मैंने ये नोट्स दे दिए हैं। सब कुछ एकदम सेम किसी भी बुक से और किसी भी टीचर के नोट से अगर आप पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मटेरियल स्टैंडर्ड होता है। सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लीजिए, गवर्नमेंट की साइट से लीजिए, ओरिजिनल टेक्स्ट होता है। वो पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग होता है, देखने में बड़ा अजीब होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा आप समझते हैं कि डायग्रामेटिकली या कलरफुल प्रेजेंट करके हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए रीडेबल फॉर्म में ले आएं। इसलिए ये सब क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि माइंड में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर मैं तो वो वाली बुक पढ़ रहा हूं या मेरे पास तो वो वाले टीचर के नोट्स हैं। सबसे बढ़िया नोट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे बढ़िया नोट्स कौन से हैं? सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। आप कोई भी लेवल पढ़ रहे हो, कोई भी कोर्स का एग्जाम दे रहे हो, ये बहुत अच्छा है। पर सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल थोड़ा सा कई बार एग्जाम टाइम में लेंदी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन आपको साथ में बना दिया। ओके, आइए। तो मैंने ये बताया कि मैं दोनों में इंटरचेंजेबली चेंज करता रहूंगा, मटेरियल सेम होगा, केवल कलर और प्रेजेंटेशन 19-20 फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो सर AS10 में है क्या? जब हम AS10 को पढ़ते हैं, मैंने बताया बहुत लेंदी है, तो आप इसमें घूम ना जाएं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा इंडेक्स बनाया कि इसमें मेजरली क्या डिस्कस होगा। तो इसमें मेजरली ये डिस्कस होगा कि पीपीई का मीनिंग क्या होता है, बियरर प्लांट्स क्या हैं, बायोलॉजिकल एसिड्स क्या हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो जब आप AS10 को पढ़ लेंगे, कभी रिवाइज करना होगा, तो ये वाला पेज देख के आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसमें ये टॉपिक्स कवर्ड हैं। ठीक है, अब हम, ये तो हमारा इंडेक्स है जो कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने AS10 को जब पढ़ के देखा, समझने की कोशिश की, तो उसके अंदर ये मेन पॉइंट्स या ये मेन टॉपिक्स डिस्कस थे। इन्हीं के ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। चलिए, एएस के अंदर टोटल अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90 के आसपास पैराग्राफ थे। तो उन पैराग्राफ में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर दिए। ओरिजिनल टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, टोटल 90 पैराग्राफ के आसपास थे। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पैरास थे वो मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर दिए। थोड़ा हल्का सा किसी किसी पैरा को ऊपर नीचे किया सो दैट मैं लॉजिकल सीक्वेंस बना सकूं। सबसे पहले बात आती है कि सर पीपीई होता क्या है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए, बताएं पीपी व्हाट डू यू मीन बाय पीपी, या डिफाइन पीपी। वो इसके लिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। तो पीपी क्या है? बहुत सिंपल, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। उन्होंने कहा कि गगन ये ना एक टेंजिबल आइटम्स है। आप जानते हैं टेंजिबल आइटम क्या? जिनका फिजिकल सब्सटेंस होता है, जिन्हें आप टच कर सकते हैं। तो ये फिजिकल आइटम्स हैं। अब ये फिजिकल आइटम्स आपने बिजनेस में हेल्ड करके रखी हुई हैं ताकि बिजनेस में आप इनका यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन करने में, कुछ प्रोड्यूस करने में। क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपका बिजनेस हो सकता है या तो गुड्स की प्रोडक्शन का या सर्विसेज की प्रोडक्शन का। मेरा बिजनेस क्या है?
मैं सर्विसेज देता हूं। तो मेरे पास अगर कोई टेंजिबल आइटम है जिससे मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं तो वो मेरे लिए पीपीई बन गई। अब पहली लाइन बहुत ही सिंपल है, हर फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी होती है, उससे वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। मैं टीचर हूं तो मेरे पास इक्विपमेंट है जिनसे मैं पढ़ा रहा हूं। तो वो कह रहे गगन ये पीपीई है। हमने कहा ठीक है, पहली लाइन बहुत सिंपल है। दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी टेंजिबल आइटम है जिनका इस्तेमाल आप रेंटल टू अदर्स के लिए करते हैं। अब कई लोगों का बिजनेस होता है, वो अपने बिजनेस में चीजें खरीदते हैं और दूसरे को किराए पे देते हैं। आजकल एक नया सिस्टम चला है, वो कहते हैं कार को बाय मत करो, कार को किराए पे लो। तो आपको पता है रेंटल पे मिलती है कार, है ना। सिमिलरली आपको पता है कि अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो आप एयरबीएनबी का यूज करते हैं और किराए पे हाउस या होम स्टे बुक कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जहां से हम प्रोडक्ट किराए पे लेते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो आपको पता है कि हमारे घर में सोफा है, 8-10 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कभी ज्यादा लोगों को बुलाना हो तो आपको बाजार से किराए पे बुलाना पड़ता है। टेंट वाले को बोलना पड़ता है कि भाई हमारे घर में कुछ सोफा भेज दो, हमारे घर में कुछ चेयर्स भेज दो, टेबल भेज दो। तो कई ऐसे बिजनेस हैं जहां पे हम किराए पे लेते हैं। इंसान की शादी होती है, वो कहता है भैया मेरे को घोड़ा गाड़ी किराए पे चाहिए एक रात के लिए, मेरा शिकार होना है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहां पर लोग अपने आर्टिकल को किराए पे देते हैं और उन्हें वो किराए पे देने से इनकम होती है। तो अगर आपने वो टेंजिबल आइटम हेल्ड कर रखे हैं फॉर रेंटल टू अदर्स। थर्ड, अगर आपके पास कोई टेंजिबल आइटम है जिनका इस्तेमाल आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और नीचे मैंने इसका मीनिंग लिखा है कि एएस कहता है कि गगन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब है प्रोडक्शन और रेंटल को छोड़ के अदर जो बिजनेस पर्पसेस हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। इसका मतलब बहुत सीधा है कि अगर आपके पास कोई टेंजिबल आइटम है जिन्हें आपने होल्ड कर रखा है फॉर यूज इन बिजनेस पर्पसेस, यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो वो आपकी पीपी बन जाएंगे। और बिजनेस पर्पसेस उन्होंने बताए, एक तो सबसे मेन प्रोडक्शन और दूसरा बताया रेंटल और तीसरा उन्होंने कहा गगन जनरल ले लो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मीनिंग नीचे दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में ऑल बिजनेस पर्पस आते हैं अदर देन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स। तो एस कहता है गगन प्रोडक्शन के सिवाय भी बिजनेस में बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे आप सेलिंग का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, फाइनेंस चाहिए बिजनेस को, अकाउंटिंग चाहिए, लोगों को रिक्रूट करना है, पर्सनल डिपार्टमेंट चाहिए और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके व्यापार में हैं। उनके लिए भी अगर कोई आप टेंजिबल आइटम खरीद के लाते हैं तो वो आपकी पीपी बन जाएगी। तो सर क्या इतना जो पॉइंट नंबर ए है क्या ये सफिशिएंट है? वो कह रहे नहीं गगन, इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, उस टेंजिबल आइटम की जो एक्सपेक्टेड है पीरियड ऑफ यूसेज दैट शुड बी मोर देन 12 मंथ्स। यानी दो बातें कही गई, वो टेंजिबल आइटम होनी चाहिए जिनको आपने बिजनेस पर्पजेस के लिए लिया हो और दूसरा उनकी जो एक्सपेक्टेड यूसेज है वो 12 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो क्या बन जाएंगी? वो आपकी पीपी बन जाएंगी। अब ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? सर मेरा बिजनेस है। मैंने कहा किस चीज का बिजनेस है? कह रहे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है। अब वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो मैं क्या करता हूं, मैं ट्रक खरीद के लाता हूं, टेम्पो खरीद के लाता हूं, 3 व्हीलर खरीद के लाता हूं और सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता हूं। तो बताओ मेरा जो डिलीवरी वैन है, मेरा जो ट्रक है, मेरा जो टेम्पो है, वो क्या है? क्या वो पीपीई है? आंसर इज यस, वो पीपीई है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मशीनरी खरीद के लाता हूं, मैं उसमें रॉ मटेरियल डालता हूं, मुझे फिनिश गुड मिलता है, मेरे लिए पीपीई है। हमने कहा हाँ तेरे लिए पीपीई है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात समझना, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में हैं, खेती करते हैं। हमने कहा ठीक है। कहते हैं जो लोग खेती नहीं करते वो मशीन लगाते हैं और मशीन से उनको आर्टिकल मिलता है, वो आर्टिकल बेच के वो व्यापार चलाते हैं। मैं किसान हूं, मैं एक पेड़ उगाता हूं,
वो पेड़ 2 3 4 5 साल में बड़ा होता है, फिर फल देता है। सर हर एक पेड़ की अपनी लाइफ है। वो पेड़ जब बड़ा हो जाता है वो मुझे फ्रूट्स देता है, फसल देता है, और मैं उस फसल को बाजार में बेचता हूं। तो मेरे लिए मशीनरी क्या है? पेड़ है। आंसर इज करेक्ट, नो डाउट। आपके लिए वो पेड़, आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी है। एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने पास गौशाला खोली हुई है, मैं गाय भैंस बकरी इन सबको रखता हूं, इन्हें खिलाता हूं और इनसे दूध निकाल के बाजार में बेचता हूं। तो मेरे लिए मशीनरी का काम क्या कर रहे हैं? ये जानवर मेरे लिए मशीन का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही जानवरों की बात आती है, जैसे ही फसल की बात आती है, तो थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आजकल किसानी भी बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गई है। तो एएस ने कहा कि देखो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम एक नया एएस बना रहे हैं। जब तक वो एएस नहीं बन जाता तब तक की पोजीशन आप हमारे से समझ लीजिए। हाँ, तो उसके बारे में अब मैं कुछ बातें करूंगा जो जानवर और पेड़ों से जुड़ी हुई होंगी। तो थोड़ा सा संयम रखना, कहीं बिदक मत जाना, ठीक है। अब पीपीई की डेफिनेशन के बाद मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं बियरर प्लांट के बारे में। तो प्लांट की बात अभी हो रही है, एनिमल की बात इसके बाद करूंगा। तो पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट को, कॉमर्स पढ़ते पढ़ते प्लांट एंड मशीनरी पढ़ने की आदत है, पर प्लांट और एनिमल पढ़ने की आदत नहीं है। तो अगर आप सोचोगे तो आपको उसकी बात जस्टिफाइड लगनी चाहिए कि जो दूसरे पर्सन जीव जंतुओं का इस्तेमाल, पेड़ों का इस्तेमाल अपने व्यापार में कर रहे हैं, और वो अपने इन चीजों को अगर अपना एसेट कहते हैं तो गलत नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने एएस में प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में बातें करी हैं। 5-10 मिनट करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि नया ट्रैक आ गया। अब एक टर्म आई, बियरर प्लांट। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय बियरर प्लांट? तो मैंने सिंपल भाषा में बता दिया, बियरर प्लांट का मतलब वो पेड़ हैं जिन पर फल लगते हैं। लेकिन एएस ने इसे अपने तरीके से डिफाइन किया है। बियरर प्लांट वो प्लांट होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यानी ये वो प्लांट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्राप्त करने में। यानी ये पेड़ हैं जिनके ऊपर फल लगते हैं। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अब मैंने अपने पास टोमेटो प्लांट ग्रो किया। अब ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन टमाटर के प्लांट को जब मैं सर्च करता हूं तो मुझे नेट बताता है कि लगभग इसमें 9 महीने से 10 महीने तक का टाइम है जिसमें ये फ्रूटिंग करते हैं। वैसे टमाटर के प्लांट को अगर आप जिंदा रखो तो वो 12 महीने से ज्यादा जिंदा रह सकता है, लेकिन उसका फ्रूटिंग पीरियड 9 से 10 महीने का है, ऐसा मुझे नेट बता रहा है। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके आम के पेड़ हैं, वो कह रहे गगन हमारे बिहार में पेड़ हैं, खूब सारे पेड़ हैं, वहां पर आम लगते हैं। तो समझिए, टमाटर का पौधा है, अब मैं उसे पौधा कह रहा हूं, उसके ऊपर भी फल लगता है। आम का पेड़ है, उसके ऊपर भी फल लगता है। पर आम के पेड़ की लाइफ कई सालों की है, जबकि टमाटर के जो पौधे हैं उनकी लाइफ 1 साल से कम है। तो वो कह रहे गगन, जैसे पीपीई में हमने एक बात कही थी कि उनकी एक्सपेक्टेड यूसेज 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, यही बात हम प्लांट में भी कह रहे हैं कि उसकी फल देने की जो क्षमता है वो 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं गगन, टमाटर को पीपी मत कहो, लेकिन आम का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, या कोई और पेड़ हो जिसके ऊपर फ्रूटिंग 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होती है, उन्हें आप बियरर प्लांट कह सकते हो। तो बियरर प्लांट वो प्लांट है विच इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जिन पर 12 महीने से अधिक समय तक फल आते रहेंगे। बियरर प्लांट की तीसरी कंडीशन है कि इसका रिमोट लाइक्लीहुड है, मतलब इसके बहुत स्मॉल चांस हैं ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब इसके बहुत कम चांस हैं कि आप उस पेड़ को ही
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कह के बेच दोगे, एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। इसका मतलब यह है कि यदि मेरे दोस्त के आम के बगीचे हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो यदि मैं उनसे ये पूछूं कि ये आपके आम के पेड़ कितने वर्षों तक फल देंगे, वो कह रहे गगन जब तक फल देते रहेंगे देते रहेंगे, जब फल देना बंद कर देंगे तो फिर हम इस पेड़ को, इतना बड़ा ये पेड़ है, इसकी लकड़ी काम आ जाती है, हम इस पेड़ को निकाल के बेच देंगे। जैसे आपकी मशीनरी होती है, आप प्रोडक्शन लेंगे और एक बार वो खराब हो जाएगी, काम नहीं करेगी, तो आप अपनी मशीनरी को बेच देते हैं। तो वो इंसिडेंटल होता है, बाय चांस ऐसा करना पड़ता है, बट रेगुलर फीचर नहीं होता। यही बात बियरर प्लांट में कही है। 3 बातें। पहला, बियरर प्लांट जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, फल फ्रूट ले रहे हैं। दूसरा, जिनके ऊपर वो फल फ्रूट 12 महीने से अधिक पीरियड के लिए आएंगे, और जिनके बहुत कम चांस हैं कि हम उस पेड़ को ही बेचेंगे। कुछ खेती इसीलिए की जाती है कि उस पेड़ को ही बेच दिया जाएगा। अगर उस पेड़ को ही बेच दिया जाएगा तो फिर वो पीपी नहीं है, वो बियरर प्लांट नहीं है। इस बात को एस क्लैरिफाई करता है, कहता है गगन देखो, फॉलोइंग आर नॉट बियरर प्लांट्स, हम इन्हें बियरर प्लांट नहीं कहेंगे। प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ऐसे पेड़ जिन्हें आप उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन पेड़ को ही आप बेच देंगे। अब पुष्पा मूवी आई, कितनी हिट कर रही है, तो पुष्पा में वो क्या है, वो चंदन के पेड़ों की लकड़ी की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग हो सकता है चंदन की पेड़ उगाएं कि इसको हम उगाएंगे, 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, उसके बाद बेच देंगे, मोटा मुनाफा होगा। तो वो बियरर प्लांट नहीं है, क्योंकि आपने पेड़ को बेचा, पेड़ से फल प्राप्त करके फल को नहीं बेचा। इसी तरह से मैं कुछ वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे हम एक्लिप्टस का पौधा हमसे ले जाइए, इसको लगाइए, 5 सालों के बाद ये पेड़ बन जाएगा और ये 5,000 का बिक जाएगा, आप इसको बेच देना, 1 एकड़ में इतने प्लांट लगेंगे, 5 सालों में इतना मुनाफा आएगा। तो वहां पर आप पेड़ को ग्रो करके पेड़ को ही बेचोगे, वो बियरर प्लांट नहीं है। ओ सेकंड थिंग, जिन प्लांट को आप एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पूरा का पूरा बेचोगे, वो आपके बियरर प्लांट नहीं है। ऐसे प्लांट जिन्हें आप उगा रहे हैं टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसके ऊपर फल आएंगे, लेकिन देयर इज लाइक्लीहुड, लेकिन ऐसा आपने सोच रखा है कि आप पूरा का पूरा पेड़ उस फल समेत बेच देंगे। मैंने पेड़ उगाया, वो पेड़ 12 महीने से अधिक समय का होता है, उस पर फल भी आएंगे, लेकिन मेरा काम है मैं उसे उसी अवस्था में पेड़ और फ्रूट को ही साथ में बेच दूंगा, है ना। तो ऐसा कभी कभार होता है, कई लोग करते हैं कि पेड़ और फ्रूट कह रहे भैया पूरा का पूरा ले जाओ, तो वो भी बियरर प्लांट नहीं है। एनुअल क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो सालाना उगाई जाती हैं, बार बार उगाई जाती हैं, जैसे धान है, ये सब है, इन्हें भी हम बियरर प्लांट नहीं कहते। ठीक, तो 2 सिंपल सी परिभाषाएं, एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, पीपी डिफाइन कर दो, रट लेना, मार्क्स पूरे हैं। आपसे पूछा जाएगा बियरर प्लांट बताइए, तो आपने ये लिख लेना है। 3 पॉइंट बताए हैं कब बियरर प्लांट है, और 3 पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि समझो ये बियरर प्लांट नहीं है। ओके सर, मैंने आपसे नॉन लिविंग मशीनरी की बात की, और लिविंग में मैंने आपसे प्लांट की बात की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मशीन लगाते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, हम सबको उसकी आदत है। कुछ लोगों के व्यापार में प्लांट, जो खेतीबाड़ी करते हैं उनके लिए प्लांट की बात थी, तो उन्होंने कहा ठीक है एग्रीकल्चर का एएस बन रहा है, लेकिन तब तक आप इस डेफिनेशन से काम चलाइए। अब बात करते हैं एनिमल्स की। आइए, एक लाइन ये लिखी है, रह गई कि बियरर प्लांट जब फल नहीं देंगे तो हम उन्हें काट के बेच देंगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेड़ बेच दिया आखिरी में जाके, तो वो बियरर प्लांट की परिभाषा में तब भी आएगा।
अब आता है कि गगन ये एएस कब अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताएं कौन सी सिचुएशन में AS10 अप्लाई नहीं होता। तो AS10 कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकल एसिड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हूं, क्योंकि उनकी कंडीशन अलग है, तो उनके लिए हम अलग एएस बनाएंगे। बायोलॉजिकल एसिड्स के ऊपर हम एप्लीकेबल नहीं है। अब सर ये बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है? तो बायोलॉजिकल एसिड में दो चीजें आती हैं, लिविंग एनिमल और प्लांट्स। इसमें एनिमल आ रहे हैं और प्लांट आ रहे हैं। सर प्लांट को अभी आपने ऊपर पढ़ाया, अगर AS10 प्लांट के ऊपर नहीं लग रहा तो फिर आपने हमें प्लांट की परिभाषा, बियरर प्लांट की परिभाषा क्यों पढ़ाई? तो दिस स्टैंडर्ड, दोबारा पढ़िए, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू बायोलॉजिकल एसिड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। यानी कि ये एएस उन जीवित जानवरों और उन जीवित पेड़ों पर नहीं लगता जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होता हो। तो सर बियरर प्लांट तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का हिस्सा था। मैंने कहा रुको, तो अदर देन बियरर प्लांट, यानी कि बियरर प्लांट को छोड़ दो, यानी बियरर प्लांट को AS10 में रहने दो। यानी AS10 पीपी के साथ बियरर प्लांट पे लगेगा, ये बात साफ है। उन्होंने फिर साफ साफ लिखा, ये लिखा कि दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू बियरर प्लांट्स, ये बियरर प्लांट्स के ऊपर लगेगा, यानी जो बियरर प्लांट्स की डेफिनेशन पढ़ाई उनके ऊपर AS10 लगेगा। बट इट डज नॉट अप्लाई टू प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट। तो बियरर प्लांट वो पेड़ है जिस पर फल लगेगा, तो पेड़ के ऊपर AS लगेगा, लेकिन जो उसका फल है उसके ऊपर AS नहीं लगेगा। वो थोड़ी ना प्लांट एंड मशीनरी है, वो तो स्टॉक की तरह चीजें हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। यहां पर अब दो बातें मुझे समझ में आ रही हैं कि एनिमल का इस्तेमाल अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए करते हैं तो इसके ऊपर AS10 नहीं लगेगा। मैं आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको मीनिंग बता देता हूं कि AS ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को डिफाइन किया था, मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने कहा था गगन, अगर आप एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? दूध निकालने में। अगर आप एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग करवाने में, एक एनिमल से दूसरे एनिमल को आप ब्रीडिंग करवाते हैं, तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। मतलब उन्होंने कहा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करते हैं जानवरों की तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी वो लोग जो क्या कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, घोड़ों को पाल रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, या वो डॉग्स को पालते हैं उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, या जो दूध की डेयरी चला रहे हैं, उन लोगों के पास जो एनिमल्स हैं उसके लिए AS10 नहीं लगेगा। वो कहते हैं गगन उसके लिए नया AS आएगा तब लगेगा। फिर सर क्या बच गया? जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को समझिए। सर मेरा एक होटल है, 5 स्टार होटल है, और मैंने डॉग्स पाल के रखे हुए हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास डॉग्स का क्या काम है? वो कहते हैं कि सर ऐसा है, गेट के ऊपर जब गाड़ी आती है तो हमारे स्निफर डॉग वो बताते हैं कि भाई कोई डेंजरस वेपन तो नहीं है, कुछ छुपा तो नहीं हुआ। तो मेरे बिजनेस में वो सिक्योरिटी पर्पस का काम करते हैं। तो फिर क्या मेरे ऊपर वो बायोलॉजिकल एसेट है, एनिमल है, मेरा नॉन बिजनेस एक्टिविटी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, क्या मेरे ऊपर पीपीई की डेफिनेशन में वो आएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ वो आएंगे। आपका एग्रीकल्चरल बिजनेस नहीं है, आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए डॉग्स को रखा हुआ है, आएंगे। ठीक है, तो एक तो बायोलॉजिकल एसेट्स पर नहीं लगता, याद रखना। बियरर प्लांट एक बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन उसके ऊपर AS10 लगता है। दूसरे होते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है मैंने कोई माइन जो है वो ली। किस लिए ली? माइन ली कि मैं माइन में से कोल निकालूंगा, गोल्ड निकालूंगा। जैसे पुष्पा है, ऐसे KGF थी, पुष्पा 1 2, KGF 1 2, याद आ रही है? तो आपने
माइन ली है, माइन में से क्या करेंगे, कोल है तो कोल निकालेंगे, गोल्ड है तो गोल्ड निकालेंगे, मिनरल है तो मिनरल निकालेंगे, ऑयल है तो ऑयल निकालेंगे। तो वो जो आपने इतने पैसे दिए माइन को लेने के लिए, खरीदने के लिए, वो पीपीई की डेफिनेशन में नहीं आएगी। लेकिन सर एक बात बताओ, माइन में से कोल कैसे निकलेगा, माइन में से गोल्ड कैसे निकलेगा? मुझे वहां मशीनरी लगानी पड़ेगी, वो मशीनरी उसमें से निकालेगी। तो क्या उस मशीनरी के ऊपर पीपीई लगेगा? यस, उस मशीन पर पीपीई लगेगा, लेकिन वो जो माइन है, जो माइन के राइट्स आपने लिए होंगे, उसके ऊपर पीपीई नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। बाकी ज्यादा दिमाग पर दबाव डालने की बात नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये पता नहीं कैसा भयंकर सा ये से अजीब अजीब बातें हो रही है, बस अजीब बातें खत्म, इसके बाद सब सही और बढ़िया और नॉर्मल बातें आएंगी। ठीक है, तो मुझे बताइए आपने अभी तक क्या पढ़ लिया? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन कीजिए पीपी, कर पाओगे? डिफाइन कीजिए बियरर प्लांट्स, कर पाओगे? और डिफाइन कीजिए बायोलॉजिकल एसिड, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? रट लेना, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल एसिड्स का मतलब लिविंग एनिमल और प्लांट होता है। तो पहला मुद्दा खत्म, रट लेना है। अच्छा, पहले क्या होता था, कुछ समय पहले तक जब बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे तो मैं उनको लिखवा दिया करता था। मैंने कहा लिखो, लिखने से एक तो स्टूडेंट एंगेज हो जाता था और उसको एक बार लिखने से चीजें आदि याद हो जाती थी। हम सिर्फ स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो बाद में रिवाइज कर लेना, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, सिंपल है। अब आगे बात करते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन का मतलब है क्या बुक्स में मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? सर कैसी अजीब बात कर रहे हो, मेरा व्यापार है, आपने डेफिनेशन पढ़ाई, मेरी डेफिनेशन में टेंजिबल आइटम कवर हो गई है ना। इनटेंजिबल आइटम के लिए AS26 अलग से बना हुआ है, इसलिए वो यहां कवर नहीं होती। टेंजिबल आइटम थी तो वो मेरे पास यहां पर कवर हो गई। मन में कोई डाउट मत रखना कि इसका नाम पीपीई है तो सर बिल्डिंग ली है तो बिल्डिंग आएगी नहीं आएगी, बिल्डिंग भी पीपीई है, फर्नीचर भी पीपीई है, कंप्यूटर भी पीपीई है, व्हीकल भी पीपीई है। पीपीई ग्रॉस टर्म को यूज किया गया, इसमें हमें हमारे सभी तरह के टेंजिबल एसेट्स आते हैं। सरल भाषा में कहूं तो फिक्स्ड एसेट्स आते हैं जो टेंजिबल नेचर के हैं। नाउ सर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, क्या मैं उसे बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? तो आपको लगता है कि क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। एएस भी कहता है कि नॉर्मली किया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, समझिए मेरी बात को। वो कहते हैं एसेट आपने क्यों लिए, क्योंकि इससे भविष्य में आपको आर्थिक लाभ होगा। क्या होगा? फ्यूचर में आपको इससे कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। हां सर, मैं बिजनेस में एसेट क्यों खरीदता हूं? फ्यूचर में मुझे उनसे फायदा होना है तभी तो खरीदता हूं, बेकार में थोड़ी ना खरीदता हूं। समझिए बात को, मैं गहराई की बात आपको समझाने जा रहा हूं। रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, यानी पीपीई को आप अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में दिखा सकते हो अगर अगर ध्यान से पढ़ना, अगर इस बात की संभावना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है मतलब संभावना है, दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, भविष्य में इससे आपको कमर्शियल बेनिफिट मिलेंगे, विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो सबसे पहली बात बोले गगन, सबसे पहले यह बताओ क्या इस पीपीई की आइटम से आपको अनुमान है कि भविष्य में आपको कमर्शियल बेनिफिट मिलेंगे? मैंने कहा यस, मोस्टली मिलते हैं, पर एक सिचुएशन है जब नहीं भी मिल सकते। सर वो कैसे? सुनिए मेरी बात। मैंने एक जनरेटर खरीदा, बिजली पैदा करने वाला जनरेटर खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि मेरी फैक्ट्री थी। तो मेरी फैक्ट्री में पावर कट हो जाती है, मशीनें नहीं चलती हैं, प्रोडक्शन का नुकसान होता है, लेबर का नुकसान होता है। तो भाई पावर कट से बचने के लिए मैंने एक जनरेटर खरीद लिया, जनरेटर खरीद के लाया, 5 लाख रुपए का जनरेटर तक खरीद के लाया।
मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब जनरेटर लगवाना है छत पे। कंपनी ने कहा ठीक है जी, हम आएंगे जनरेटर लगा देंगे, 2 दिन लगेंगे। तो 2 दिन के बाद जनरेटर लगाने वाले आए और मैं मायूस बैठा हूं, रो रहा हूं। उन्होंने पूछा क्या हो गया भाई साहब, हम जनरेटर लगाने हैं। कह रहे भाई साहब अब कोई आवश्यकता नहीं। हमने कहा क्या हो गया। कह रहे वो ना दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि दिल्ली में किसी भी फैक्ट्री के अंदर अब आप जनरेटर नहीं चला सकते, क्योंकि जनरेटर चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि नहीं, जनरेटर नहीं चलेंगे, पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा है, नहीं चलेंगे। तो भाई मैं तो नया नया जनरेटर खरीद के लाया था, वो पीपीई की डेफिनेशन में पूरा हो रहा है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता अब, क्योंकि वो बैन हो चुका है। तो जिस जो बैन हो चुका है अब उसे मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, मैं कोई मशीनरी खरीद के लाया, उस मशीनरी से मैंने एक प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन गवर्नमेंट ने आगे से वो प्रोडक्ट बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया ये टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये आगे से नहीं बनेगा। तब मैं क्या करूंगा उस मशीन का, वो कुछ और बना ही नहीं सकती, तो मेरा नुकसान हो गया। तो वो कह रहे भैया आप मशीनरी को रिकॉर्ड करते उससे पहले ही वो मशीनरी साबित हो गई कि आप बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, रेयर सिचुएशन है, तो इसका मतलब है आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो रिकॉर्ड करने की पहली शर्त बताओ क्या है, कि इस बात की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक। दूसरा, उसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, यानी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी कंडीशन भी अक्सर फुलफिल हो जाती है और पहली भी अक्सर फुलफिल हो जाती है, इसलिए मोस्टली पीपी जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज भी हो जाती हैं। अच्छा, अब सर मेरे पास क्या हुआ, मैंने एक अवन खरीदा। आप देखते हो ब्रेड बनती हैं, बेकरी आइटम बनती हैं तो अवन में बनाई जाती है, तो मैंने अवन खरीदा। सर मेरा ये अवन 3.5 लाख रुपए का मेरा अवन था। उन्होंने कहा ठीक है भैया अवन कैपिटलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैंने क्या किया, मैं इसके ना छोटे मोटे मोल्ड खरीद के लाया। मोल्ड क्या होते हैं, शेप देने के लिए होते हैं, वो छोटी मोटी आइटमें हैं। तो सर हमारे पास तो इस अवन के साथ में करीब 10-15 मोल्ड हैं। तो उन्होंने कहा, एएस ने कहा गगन मोल्ड छोटी मोटे अमाउंट की आइटम होती है, ऐसा करो उनको क्लब करके इकट्ठा करके एक साथ आप रिकॉग्नाइज कर लो। तो उन्होंने कहा इट मे बी अप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम्स। अगर इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को आप एग्रीगेट कर दोगे तो भी चलेगा। फिर दूसरी बात, एन एंटरप्राइज में डिसाइड टू एक्सपेंस एन आइटम विच कुड हैव अदरवाइज बीन इंक्लूडेड इन द पीपी बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट मटेरियल। वो कहते हैं गगन हम एक कैलकुलेटर खरीद के लाए। अब कैलकुलेटर एक पीपी की आइटम बन सकती है, टेंजिबल आइटम है, लाइफ भी 12 साल से ज्यादा है, मैं उसका इस्तेमाल सर्विस देने में कर रहा हूं, पर उसका अमाउंट बड़ा इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा लगता है यार बैलेंस शीट के अंदर मतलब कैलकुलेटर दिखाऊं, मतलब 300-250-300 रुपए का कैलकुलेटर नहीं आता, तो उसका अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है। जब इनसिग्निफिकेंट आइटम आ जाए तो एस कहता है फिर दिमाग मत लड़ाया करो, दिमाग सिग्निफिकेंट आइटम्स के लिए लगाया करो। ठीक है सर। अगला, हमने रिकॉग्निशन की बात भी समझ ली। सर हमारे पास एएस में जो क्वेश्चन आया करेंगे, एएस के क्वेश्चन, एएस से डर क्यों लगता है, क्योंकि एएस में हमें लॉजिक और रीजन देने पड़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। पहले हम ये समझ लें, जो बातें कर रहे हैं वो समझ लें, उसको रिवाइज कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। रीजन बताएंगे हाँ कि ये पीपीई है तो क्यों है, क्यों नहीं है। हमने पीपीई के लिए लिखा कि पीपीई से मुझे ये बात साबित करनी पड़ेगी कि हाँ इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिनसे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता। मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना। एक फैक्ट्री है जो कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस करती है। अब जब केमिकल प्रोड्यूस होता है तो कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, ऐसी प्रोडक्शन कैसे की जा सकती है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता हो, लोगों को तकलीफ होती है।
मेरा व्यापार है, मेरी फैक्ट्री है, मैं सालों से केमिकल बनाता हुआ आ रहा हूं और जो मेरा केमिकल वेस्ट निकलता था उठा करके मैं नाली में डाल देता था और वो नालियों से होता हुआ रिवर्स में पहुंच जाता था और इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा था। गवर्नमेंट को देर से पता चला। गवर्नमेंट ने कहा भाई ढूंढो ऐसी सारी फैक्ट्रियों को, और गवर्नमेंट ने अब मुझे बोला कि आगे से आप उस वेस्ट को नाली में नहीं डालोगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं डालूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने गवर्नमेंट की बात को फॉलो करने के लिए एक अलग से केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट क्या है कि मेरा जब केमिकल प्रोड्यूस होगा तो उसका जो बाय प्रोडक्ट केमिकल निकल रहा है उस केमिकल को वो पहले ट्रीट करेगा। अब ट्रीट करके मैं नाली में छोड़ दूं, सरकार ने कहा ना तू इसको भी नहीं छोड़ेगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तू व्यापारी आदमी है, सबसे ज्यादा बेईमान मुनाफाखोरी करता है। तो मैंने कहा अब क्या करूं, वो कह रहे अपने पास संभाल इसको। अब मैंने उसको संभालना शुरू किया, वो ढेर इकट्ठा हो गया। मैं कह रहा हूं सरकार से जी मैंने इसको ट्रीट कर दिया, सरकार कह रही अभी भी ये उस हालत में नहीं है कि यहां पहुंच जाए। और मैंने कहा मेरी अभी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसको और ज्यादा ट्रीट कर सकूं। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया जैसे मर्जी इसका डिस्पोजल करो। अब मैंने फोन लगाया, मैंने कहा हाँ जी भाई साहब एक बात बताओ, मेरे यहाँ ये केमिकल वेस्ट पड़ा हुआ है, उठा सकते हो? कह रहे हाँ पैसे लगेंगे। मैंने कहा हाथ जुड़वाता हूं, पैसे भी देता हूं, उठवा लो। समझना मेरी बात को। मैंने क्या किया, एक प्लांट लगाया, अपने वेस्ट को कंट्रोल किया। मुझे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है? कुछ नहीं, सरकार की शर्तें पूरी कर रहा हूं और उसके बाद जो इकट्ठा हो रहा है उसको भी उठवाने के पैसे दे रहा हूं। कोई मुझसे पूछे तेरे को क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है, तेरे लिए तो नुकसान है। तो है, लेकिन इसके बिना सरकार मेरी फैक्ट्री बंद करा देगी। मुझसे पूछा गया कि बताओ कि तुम इसको पीपीई में रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे। एक व्यक्ति ने बोला भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, AS10 में लिखा है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तुझे इसमें घाटे हैं, तू पीपीई कैसे दिखा देगा? मैं कह रहा हूं यार इतना भी मत मारो, मेरा बहुत पैसा लगा है उसके अंदर। तो AS10 ने कहा रुक जाओ, हम तुम्हें बता रहे हैं, ये पीपीई में रिकॉर्ड होगा, इसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है लेकिन ये रिकॉर्ड होगा। आइए जी पढ़िए। पीपीई आपने एक्वायर की, खरीदी है, किस लिए? या तो सेफ्टी रीजन की वजह से या एनवायरमेंट रीजन की वजह से। मतलब कल को यदि आग लग जाए तो आग को बुझाना पड़ सकता है, या कल को आग लग जाए तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो सेफली एग्जिट कर सकें, तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए कुछ खर्चे करवाए हैं। कोई मुझसे कहे गगन तेरे को इसमें क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन AS10 कह रहा है कोई बात नहीं, ये फिर भी जरूरी चीजें हैं, इनमें एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की शर्त नहीं है, आप इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ऑल दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इनसे सीधे तौर पर कोई भी भविष्य में आपको कमर्शियल लाभ सीधे तौर पर नहीं दिख रहा, बट मे बी नेसेसरी, लेकिन ये फिर भी जरूरी है। फॉर एन एंटरप्राइज टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अदर एसेट्स, इन्हें नहीं करूंगा तो व्यापार नहीं करूंगा, तो इसमें करना जरूरी है ताकि मैं अपने बाकी एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकूं। तो एक कॉमन टर्म अकाउंटिंग दुनिया में आ गई कि ये बाकी एसेट को इनेबल कर रहे हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो सरकार मुझे उनका इकोनॉमिक बेनिफिट लेने नहीं देगी, प्रोडक्शन करने नहीं देगी। तो इनकी वजह से उनमें इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, इसलिए इसको भी उस कैटेगरी में रखिए और इसको भी कैपिटलाइज करने की, रिकॉग्नाइज करने की परमिशन दीजिए। तो AS10 कहता है ऐसी पीपीई क्वालिफाई होंगी फॉर रिकॉग्निशन एज एसेट बिकॉज दे इनेबल an enterprise to derive future economic benefit from related assets in excess of what could be derived had those items not acquired। यदि आप इन्हें एक्वायर नहीं करते तो वहां आपके कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट घट जाते, तो इनकी वजह से आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहे हैं, ये इनेबल कर रहे हैं, इसलिए इनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। AS ने इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन दी कि ताकि बच्चों को समझ में आ सके। वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने एक न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस लगवाई
टू कंप्लाई विद एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन, जिससे कि एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के प्रोडक्शन की जा सके। एंड स्टोरेज ऑफ डेंजरस केमिकल, अब वो जो डेंजरस केमिकल हैं उनको भी हमें संभाल के रखना होगा। रिलेटेड प्लांट एनहेंसमेंट, जो इसकी वजह से हमने प्लांट में एक्सपेंशन करवाई है, आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। अब उस एनहेंसमेंट की वजह से मेरी कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी लेकिन फिर भी हम उन्हें एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, बिकॉज विदाउट देम द एंटरप्राइज इज नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर एंड सेल केमिकल्स। बताइए, ये बात क्लियर हो गई? यस। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादातर आप थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पार्ट को पढ़ रहे हैं, उसको आपने लर्न करना है, याद करना है। कल मैं आपको या नेक्स्ट क्लास से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा। जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट और है, वो पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब जाते जाते एक छोटी सी आइटम और पढ़ लीजिए। आपके पास कोई स्पेयर पार्ट है? हमारी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो रिमोट एरियाज में होती हैं, घर के जर से हिसाब नहीं होता कि हाँ टीवी देख रहे हैं, सेल खत्म हो गया, मोबाइल उठाया, स्विगी किया, ब्लिंकिट किया, जेप्टो किया, ऑनलाइन से मंगवा लिया, फटाफट आ जाता है, 5 मिनट में डिलीवरी है, 10 मिनट में डिलीवरी है। रिमोट एरिया में हमारी फैक्ट्री है और अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, फैक्ट्री पूरी की पूरी रुक जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स को खरीद के रखते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स को स्टैंड बाय पे रखा जाता है कि अगर जरूरत पड़ गई तो इसको यूज करेंगे। वो कह रहे तेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने कहा हाँ ये लैपटॉप है, मैं यूज करता हूं, लेकिन अगर कभी ये लैपटॉप दिक्कत में आ जाए तो मेरे तो क्लास कैसे होगी? तो मैंने एक साइड में एक और स्टैंड बाय के ऊपर एक और लैपटॉप रखा हुआ है। तो स्पेयर पार्ट्स हैं, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है या सर्विसिंग इक्विपमेंट है, क्या हम उन्हें पीपीई में रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो एएस कहता है कि आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एस पीपीई। कब? व्हेन दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपीई। कह रहे गगन सर आज आपने आते ही सबसे पहले क्या पढ़ाया था? डेफिनेशन ऑफ पीपीई कि उनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल प्रोडक्शन में होना चाहिए, उनका इस्तेमाल रेंटल में होना चाहिए या उनका इस्तेमाल बिजनेस पर्पस में होना चाहिए। अगर वो उस डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं तो फिर आप उन्हें भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर वो डेफिनेशन पूरी नहीं कर पा रहे तो वो मोस्टली ये होता है कि उनका पीरियड 12 महीने का सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो फिर आप उन्हें क्या करें, आप उन्हें इन्वेंट्री के अंदर दिखाइए। यानी स्पेयर पार्ट्स दो जगह ट्रीट होते हैं, इन्वेंट्री में भी हो सकते हैं, पीपीई में भी हो सकते हैं। अगर पीपीई की परिभाषा पे खरे उतर रहे हैं तो पीपीई दिखाइए, अगर पीपीई की परिभाषा में खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो इन्वेंट्री में दिखा दीजिए। बस आज यही पढ़ना है। इसमें हमने एक इलस्ट्रेशन या एग्जाम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। सर अभी समय है, अगला टॉपिक पढ़ा दीजिए। अगला टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, ये अगली पूरी क्लास ले जाएगा और इस पर बहुत सारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए मैं आज कवर नहीं कर सकता। तो मैंने जो आपको आज पढ़ाया है, जरा वो जाते जाते 1 मिनट हम सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी देख लेते हैं। सीए इंस्टीट्यूट ने अपने तरीके से ये लिखा हुआ है कि एएस में आप ये पढ़ेंगे, हमने अपने तरीके से लिख दिया, कोई बात नहीं। वो कह रहे गगन क्या तुमने बच्चों को बताया कि AS10 कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकल एसिड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, वेस्टिंग एसिड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता? मैंने कहा हाँ जी मैंने बता दिया था। कह रहे गगन तुम भूल तो नहीं गए थे कि इसमें यह लिखा था अदर देन बियरर प्लांट, जिसका मतलब यह है कि बियरर प्लांट्स जो हैं वो पीपी की परिभाषा में कवर होते हैं, मतलब AS10 अप्लाई होता है बियरर प्लांट्स के ऊपर। मैंने कहा मैंने बच्चों को ये बताया था, भूल गए हो तो याद कर लेना।
फिर बोले गगन क्या तुमने बच्चों को पीपीई की परिभाषा बताई थी? मैंने कहा हाँ बताई थी। इन्होंने डायग्राम बताया, मैंने बिल्कुल क्लासिकल तरीके से बताया है। डायग्राम देखने में अच्छा लगता है लेकिन याद करने में अब मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको सिंपल ट्रेडिशनल तरीके में दिखाया था। ये देखिए, है ना, क्यों मैंने इसकी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया कि सो दैट आप इसको लिख सकें। तो यहां पर क्या है कि केवल प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाया गया है। वो कह रहे गगन पीपीई टेंजिबल आइटम्स होते हैं? मैंने कहा हाँ, जिन्हें आपने हेल्ड किया हुआ, या तो आप उनसे प्रोडक्शन लेंगे गुड्स और सर्विस का, या आप उन्हें रेंट पे देंगे, या आप उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में इस्तेमाल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में ऑल बिजनेस पर्पस आ जाते हैं अदर देन अबव टू। साथ ही साथ एक शर्त और है कि उनको आप यूज करेंगे एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ये दोनों दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या आपको मैंने बताया था इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एक अलग एएस है, AS-26। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इंक्लूड ऑल बिजनेस पर्पसेस, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको इनेबलर एसेट के बारे में बताया था कि उनसे डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होता लेकिन उनकी वजह से हमारे बाकी एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। क्या मैंने आपको बायोलॉजिकल एसेट बताया था? अरे ये कहाँ अचानक आ गया, हमारा वही बंद हो गया सॉफ्टवेयर, नाराज होके चला गया सॉफ्टवेयर, कह रहा है यार तुम बहुत काम लेते हो मुझसे। तो ये स्क्रीन आ गई कि जब वो जमाना था जब हम बच्चों को लिख करके दिखाया करते थे, अब बच्चे कह रहे हैं सर अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम लिखेंगे नहीं, हमें स्क्रीन पर समझा दो। तो बायोलॉजिकल एसेट में लिविंग एनिमल और प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर बियरर प्लांट है तो AS-10 अप्लाई हो जाएगा। लिविंग एनिमल पर AS-10 अप्लाई नहीं होता, लेकिन मैंने बताया था कि वहां पर लिखा है यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर अगर आप लिविंग एनिमल का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे हिसाब से AS-10 पूरा का पूरा एप्लीकेबल है। बियरर प्लांट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वो प्लांट जो ये 3 शर्तें पूरी कर दे, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, और जिसके बहुत रिमोट चांसेस होते हैं कि आप पेड़ को ही बेच दें एक्सेप्ट जब वो बूढ़ा हो जाएगा। और क्लैरिटी हो पाए प्लांट के रिगार्डिंग, तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि ये 3 चीजों को हम बियरर प्लांट नहीं कहते। पहला, जिन प्लांट को ही आप बेच दोगे, प्लांट को ही सीधा बेच दोगे तो वो प्लांट कैसे बनेगा? जिन प्लांट को आप फल के समेत बेच दोगे और जो आपकी एनुअल क्रॉप्स होती हैं, इन 3 चीजों को हमने कहा था कि ये हमारे बियरर प्लांट नहीं कहलाएंगे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि मैंने नोट्स में से जानबूझ के हटा दी, मुझे लगा कि ये कंफ्यूजिंग बात पैदा करेगी। अगर एक चीज पीपीई की क्राइटेरिया पर फुलफिल हो रही है तो फिर भी ये देखना कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो ही उसे पीपीई रिकॉर्ड करना, अदरवाइज नहीं करना। उसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपीई के साथ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की कंडीशन होती है, लेकिन एक रिमोट सिचुएशन आ गई थी जिसके लिए मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि छोटी मोटी आइटम, इनसिग्निफिकेंट आइटम अगर आप कंबाइन कर दोगे और वो सिग्निफिकेंट वैल्यू बना रही हैं तो उनको कंबाइन करके कर लीजिए। और फिर दूसरी आइटम अगर कोई पीपीई है जिसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है तो इनसिग्निफिकेंट के लिए हम दिमाग नहीं लड़ाते, कैलकुलेटर का एग्जांपल आपको दिया था। अब एक बहुत ही फेमस इलस्ट्रेशन है और एग्जाम में भी कई बार आ चुकी है, तो मेरे साथ इसको जाते जाते पढ़ लेते हैं। वो कह रहे गगन एक एंटिटी है जिसकी सुपरमार्केट चेन चलती है, इज रेनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर। उनके पास कई सारे स्टोर्स होंगे, उसमें से एक स्टोर को वो रेनोवेट कर रहे हैं, मतलब शायद तोड़ के नया बना रहे हैं। द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट। इससे क्या होगा, हमारे पास अंदर का स्पेस का और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा और हमारे पास और स्पेस निकल के आएगा। आफ्टर द रेनोवेशन, जब रेनोवेशन होगी और स्पेस निकलेगा, और इसमें हम एक रेस्टोरेंट भी खोलेंगे जो कि पहले नहीं था।
मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग बजट फॉर द ईयर after the store reopens, which include cost of remodeling and expectation of 15% increase in sales resulting from stores renovation, which will attract new customers. वो कह रहे गगन, हम ये जो खर्चा कर रहे हैं इसकी वजह से हमारी अनुमान है कि हमें 15% सेल्स में इंक्रीज रेवेन्यू मिलने वाला है. तो बताओ, जो आप स्टोर बना रहे हैं क्या वो टेंजिबल है? क्या उसकी लाइफ 12 साल से ज्यादा है? तो क्या आपको नहीं लगता वो पीपी की परिभाषा में खरा उतर रहा है? हाँ, लेकिन मैं उसे पीपी दिखाऊं इसके लिए वो कहता है गगन इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको बताना होगा. मैंने कहा लो जी, 15% मेरी सेल्स बढ़ने का अनुमान है, तो क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? वो कह रहे बताओ स्टेट वेदर रीमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड और नॉट. मेरे ख्याल से आप इसका आंसर दे सकते हो. सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इसके आंसर्स को लिखना पड़ता है, तो हमें यह समझना पड़ता है कि सर आंसर को कैसे लिखें. इसके लिए रटने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है कि एन आइटम ऑफ पीपीई कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. पहले लिखिए, फिर बताइए इन दिस केस मैनेजमेंट इज क्लियरली सेइंग दैट देयर विल बी 15% इंक्रीज इन सेल्स, so there are future economic benefits, therefore it should be capitalized as PP. अब मेरी इंग्लिश वीक है, आप मेरे से और बेहतर आंसर लिख सकते हो, और नो डाउट आपके पास ऑप्शन है कि जो भी बुक ने शॉर्टकट आंसर दिया हो वही अडॉप्ट करना हो तो वो भी कर लो. ये इन्होंने बुक ने ये दिया हुआ है. फिर मैंने आपको स्पेयर पार्ट्स इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था कि अगर वो डेफिनेशन मीट कर रहे हो तो उन्हें पीपी बनाना, अगर डेफिनेशन मीट नहीं कर रहे हो तो उन्हें आप इन्वेंट्री में दिखा देना. ओके, वहां से जो मैंने आपको पढ़ाया था यहां से मैंने आपको रिकॉल करवाया है, एक इलस्ट्रेशन और करवा दी है, और अगर इसके बाद भी आप मुझसे प्रसन्न नहीं हुए तो अगली क्लास में मिलेंगे. धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू.